हम लोगों ने सोशल साइंस के सेकेंड चैप्टर भूगोल 10th क्लास का एनसीईआरटी के वन एवं वन जीव संसाधन में एक पार्ट कर लिया था। अगला पार्ट अब हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे, प्रजातियां पढ़ चुके थे, संघ पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी ये प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के विषय में पढ़ लिया था। संकटग्रस्त प्रजातियां पढ़ ली थी, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, है ना। और हम लोगों ने पढ़ ली थी दुर्बल जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। आप इसे रोक कर भी पढ़ सकते हैं फिर से, ठीक है। ये चीता कहाँ लुप्त हो गए हम लोगों के 112 किलोमीटर, सब हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। इसे 1952 में ही घोषित कर दिया गया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिन्हें वनस्पति जात और प्राणी जात को भयानक हास हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात अगर ध्यान से देखें तो अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप यही पाओगे कि हम सब लोग प्राकृतिक संसाधन से घिरे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप भले शहर में रहते हो, हर चीज़ खरीद के दुकान से मिलती हो, लेकिन वो दुकान में भी या कहाँ से आई, कहाँ से बनी, तो उसका एक साधन लास्ट में आप जाओगे तो कृषि या कृषि से जुड़े या प्राकृतिक संसाधनों से ही वो चीज़ बनती है। दूध का पैकेट भी दूध किसी जानवर से ही आता है। औषधि भी, आपकी दवा सारी भी पौधे और जौन से ही मिलती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, देखो अलग अलग संकटग्रस्त निकोबारी आपका मेगापोड है, ये आप नाम कुछ देख रहे होगे, ठीक है ना ये। और ये साइकस विडोबी डायर पूर्वी घाट पर पाए जाने वाले एक समुद्री साइकेड है। पूर्वी घाट आप जानते होगे, भारत का नक्शा आप सब लोग अच्छे से बना लेते होगे, आप परिचित हो गए इससे, ठीक है ना। ये आप भारत के नक्शे से भली भांति आप लोग जानते हो, इस तरीके से आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। और नीचे तो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अच्छे से जानते हैं। ये कौन सा घाट है? ये आपका पूर्वी घाट है। कौन सा है? पूर्वी घाट। और ये आपका कौन सा घाट है इधर? पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, दिशा आपको बार बार भ्रमित ना होना पड़े, ठीक है। गुजरात की तरफ का, इधर गुजरात है यहाँ पर, तो गुजरात की तरफ वाला जो है आपका वो पश्चिमी घाट है, और जो इधर बिहार की तरफ और बंगाल की तरफ है, बंगाल की खाड़ी वाला, वो पूर्वी है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, एक कर्नाटक में पाई जाने वाली जो है एक बिच्छू जैसी है, जो हम लोग यहाँ बिच्छू बोलते हैं यूपी की तरफ, वहाँ पर इसको जो है कानरोनेसिस बोलते हैं, हेट्रोमेट्रस कानरेसिनिस। आइए, और ये पश्चिम घाट का एक पौधा है, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे जो है एम्बलिफिका राइफीज नाम का एक कच्चे फलों का वाला जो संकटग्रस्त औषधि पौधा है वो है आपका। आइए देखिए, आगे देखते हैं। दिया है हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन इत्यादि। ये सब आप जानते हो अच्छे से, रोज प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया। ये बात सत्य है, कोई बाहरी दूसरा जीव इस पृथ्वी पर नहीं था जिसने इन वनों को काटा है या नुकसान पहुंचाया है। इस मनुष्य जाति ने ही अपने स्वार्थ के लिए, बिना किसी हित के लिए, उससे ऐसा लगा जैसे वो ही इस प्रकृति का मालिक है, और उसने अंधाधुंध कटाई वनों की और अपने संसाधनों के अनुसार उसका दोहन किया है। तो यही सबसे बड़ा नुकसान रहा है। भारत में वनों के सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने अगर रेलवे लाइन देखी होगी तो पहले जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई थी तो जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं उसमें ऐसे पड़ते हैं, उसके ध्यान से देखा होगा आपने, लकड़ी के गुट्टे लगे होते हैं, बेड़े बेड़े। तो जो लकड़ी के गुट्टे लगे होते हैं वो हर 10 मीटर पे 9 लगते थे। तो बहुत बड़े पैमाने पे जब 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई से थाने तक, तो उसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर उस 10-20 साल में भारत के काफ़ी जंगलों को काटा गया, और उनसे लकड़ियों का जो है उनको बोला जाता था। उनका देखिए नाम मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा 7th 8th की क्लासों में दिया हुआ है। उनमें बेस तो अभी बोल देते हैं, पहले कुछ और बोला जाता था, चलिए याद आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए आगे है वाणिज्य, उपनिवेश, रेल लाइन आप समझ गए, कृषि भी समझ गए, व्यवसाय भी समझ गए, वाणिज्य वानिकी, ठीक है। और खनन, वाणिज्य वानिकी यानी आपकी जो कृषि वन लगाए जाते हैं छोटे छोटे लकड़ी उत्पादन के लिए स्पेशली, ठीक है। और खनन क्रियाओं में वृद्धि से, खनन यानी खोद के, जैसे कोयला निकालना है तो ऊपर के जंगल साफ किए जाते हैं पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। आप, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है।
अधिकतर जनजाति क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानीय जो स्थानांतरी लोग थे जिनको झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। अब आप ये याद रखिएगा, जो जनजाति क्षेत्र थे पूर्वोत्तर के, पूर्वोत्तर का मतलब आप समझ रहे होंगे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस तरफ के, तो उनमें जो है कौन सी खेती होती है? झूम खेती और स्लैश और बर्न खेती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपटीशन के लिए ध्यान रखिएगा। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी इनरिचमेंट जो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनरिचमेंट यानी धनीपन होना, सही है, समृद्ध होना, वृक्षारोपण जो है वो अर्थात वाणिज्य जो है, वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गईं। उदाहरण के तौर पर सागौन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग बड़े बड़े भाई, जब एक बड़ा पेड़ हो जाता है तो उसके साथ छोटे पेड़ वहाँ पर नहीं पनपते हैं। अगर जहाँ पर एक बरगद का बड़ा पेड़ हो जाएगा उसके नीचे अगर चिड़ियाँ किसी दूसरे पेड़ का बीज ले भी आएंगी तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा नहीं होगा। तो जब किसी खास जंगल में एक ही प्रकार के पौधों का रोपण कर दिया गया तो दूसरे छोटे उनकी छायों में जो है खत्म हो गए। तो ये भी एक कारण रहा, मतलब किसी भी एक खास प्रजाति को बढ़ावा देना भी सही नहीं है। तो याद रहे, चीड़ के पेड़ की वजह से, चीड़ पाइन की वजह से क्या हो गया? ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। परियोजना आप समझते हैं ना, बड़ी नदियों के आगे बाढ़ आ जाती है तो उसको बहुत बड़ी सी दीवार बना के घेर दिया जाता है और बीच में उनमें शटर लगा दिए जाते हैं, और उस जो पानी ढेर सारा पीछे भर जाता है तो उस बांध से फिर धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है और उससे टरबाइन घुमाई जाती हैं, या जब सीजन ज़रूरत होती है तो उससे नहरें निकाली जाती हैं आगे खेतों में जब सूखा हो तो पानी उपलब्ध कराने के लिए। तो बहुत सारी उससे रिलेटेड जुड़ी हुई परियोजना होती हैं, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। आप समझ गए होंगे कि बड़े क्षेत्र में बनती हैं तो आसपास इलाके उसके सब पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने जाने से जलमग्न हो गया, क्योंकि जब बड़े से इलाके में वो दीवारें बनाई जाती हैं तो उसमें जितना पेड़ पौधा होगा वो सब पानी भरने की वजह से डूब जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा इलाका होगा, कितने बड़े क्षेत्र में बनाया गया होगा। अगर आप कानपुर के रहने वाले होंगे तो कानपुर का गंगा बैराज आपने देखा होगा, कितना घेर के, भाई नदी तो पतली सी बहती है उसकी जितनी चौड़ाई है, लेकिन जो बांध होते हैं वो बहुत बड़े इलाके में घेर के बनाए जाते हैं ताकि पीछे इतनी नदी का पानी आ रहा है उसको भरना है, डंप करना है, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बर्बादी खनन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। अब आप जानते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व होते हैं, देखिए रिजर्व है, अभ्यारण्य है, बिहार है, ये सब अलग अलग होते हैं। किसी जो रिजर्व होते हैं तो एक खास क्षेत्र घेर दिया जाता है किसी खास जानवर के लिए, तो उसको हम लोग रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं। तो अब किसी जानवर के लिए जो बक्सा टाइगर नाम से ही समझ में आ रहा है कोई खास प्रजाति टाइगर की होगी, बक्सा टाइगर रिजर्व, तो उस जो डोलोमाइट एक जो है वो होता है खनिज पदार्थ, ठीक है, तो उसके खनन के कारण जो है क्या हो रहा है, वहाँ के जंगल साफ किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसको खतरा हो रहा है। इससे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियों से गंभीर भारतीय हाथी भी शामिल हैं वे के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब बंद क्यों नहीं कर देती सरकार। तो सभी एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सरकारों को बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स मिलता है, कुछ नीतियां हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मुद्दे और दबाव, जिसकी वजह से ऐसा संभव नहीं होता। सिर्फ जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। फिर आगे हम लोग करते हैं, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी
कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। आपकी ईंधन और लकड़ी इतनी नहीं इस्तेमाल होती जितने अन्य कारण हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों को काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काट कर। ये आप सभी लोग जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होता औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के लिए बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हिमालय यो संकट में, अच्छा ये क्या चीज़ है आइए जानते हैं। हिमालय एवं यानी चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है एक, ठीक है। चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जो है इसके जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यौ के हजारों पेड़ सूख गए। देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि जो है जो यानी हिमालय में एक अरुणाचल प्रदेश में पौधा पाया जाता है जिसकी छाल, पत्तियां और टहनियाँ कैंसर के इलाज के लिए यूज की जाती हैं। एक रसायन निकलता है टक्सोल, ठीक है ना। तो इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि हैं। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हुआ है। अब भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, आखेटन का मतलब होता है जो है शिकार करना, ठीक है। आखेटन का मतलब शिकार करना, ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तता, विषाक्तता का मतलब होता है कि आपके विष विष समझते हैं ना, तो जो आपके पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं खरपतवार को नाशी करने वाले, तो विषाक्तिकीकरण, ठीक है ना, यानी विष का आ जाना, जहरीलापन हो जाना, है ना, दावनल आदि शामिल हैं, ठीक है, दवानाल। अब पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। ये सारे कारण हैं। आप व्यावहारिक रूप से सब जानते हो कि कहीं किसी संसाधन की एक ही भरपूर मात्रा है, उसी को खनन होता जा रहा है, और दूसरा उपभोग उनका सही नहीं है, ठीक है। जब सीमेंट मोरम की एकदम खनन मात्रा बढ़ गई तो अब सब लोग जो है पक्के मकान बनाने लगे, तो क्या हुआ, असमान बंटवारा ही तो है। गाँवों में कच्चे बनते थे, तालाब खुदते थे, तो वही पानी भरता था, तो सिंचाई के लिए वो पानी यूज होता था। अब तालाब का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो उसमें गाद जमती जा रही, छिछले होते जा रहे हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं, वाटर लेवल वहाँ भी नीचे जा रहा है। तो इस तरीके के तमाम समस्याएं उपलब्ध बन जाती हैं और पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है कुछ, हाँ दोस्त, जनसंख्या का भी कारण है। बहुत सारी जनसंख्या हुई, जनता बढ़ी, घर बढ़े तो जंगल कटे, है ना, कृषि योग्य भूमि चली गई, तो ये भी कारण है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत में 5% धनी लोग जो है वो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझ सकते हो कि 5% सिर्फ अमीर इतने ज़्यादा संसाधन का इस्तेमाल करते हैं कि जितनी 25% आबादी नहीं यूज कर पाती है। तो ये होता है, समान बंटवारा नहीं है भारत में। और एक सोमालिया का इन्होंने उदाहरण दिया, अमेरिका के संसाधन का सीधा सा मतलब है कि जैसे एक बड़े से इलाके में अगर एक खेत है और वहाँ आबादी कम है, तो उस खेत का एक एवरेज पूरे देश का पर व्यक्ति कितना पड़ा, कितनी एनर्जी खपत हो रही है, तो पर व्यक्ति वहाँ की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, तो ये हर प्रकार के संसाधनों का एवरेज निकाला जाता है। तो सोमालिया में सबके हिस्से में कम पड़ता है और अमेरिका में सबसे ज़्यादा, इसीलिए इन देशों को विकसित देश कहा जाता है। अमेरिका हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, आपके यूके हो गए, ठीक है, सऊदीया हो गया, ये विकसित इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, अन्य जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वहाँ के रेशियो से डिवाइड किया जाता है मूल निवासियों से, तो वो बहुत
जो है अच्छा बड़ी मात्रा में हर एक के हिस्से में पड़ता है। तो उसके कुछ मानक हैं। ठीक है, चलिए इस पेज में इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला, चलिए इस पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं हम लोग, है ना। प्रतिशत करीबी लोगों को तुलना में अधिक संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। तो क्या आप जानते हैं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में ये सब जानकारी